हेलो एवरीवन। तो गाइस यहाँ पर आपको समाज शास्त्र का ऐसा वीडियो मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी की फुल तैयारी। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरा पेपर का यहाँ पर फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, और ऐसा पेपर ये बनाया गया है जिससे कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए ही जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिया गया है कि संप्रदायवाद, नेक्स्ट है उपनिवेशवाद, और इसके बाद अगला ऑप्शन है जातिवाद, और नेक्स्ट यहाँ पर है प्रजातिवाद। आपको बताना है राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। तो संप्रदायवाद आपका गलत ऑप्शन है, जातिवाद जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, प्रजातिवाद भी ऑप्शन रॉन्ग है। ध्यान रखना कि राष्ट्रवाद का जन्म जो है वो हुआ था उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है। तो क्या है, फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है औद्योगिकरण, नेक्स्ट है नगरीकरण, इसके बाद नेक्स्ट है पश्चिमीकरण, एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है तो क्या है, औद्योगिकरण। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट दिया गया है नगरीकरण, ये भी आपका राइट है। पश्चिमीकरण ये भी राइट है। तो यहाँ पर ये सभी जो आपको ऑप्शन मिला है इस पर आपको मार्क करके आना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पहले अतलग उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस करेंगे। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम बार बार जिन क्वेश्चंस को आस्क करता है उनको यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है पुरुषार्थ किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि पुरुषार्थ का मतलब है विवेकशील व्यक्ति के लक्ष्यों को पाने के लिए किए जाने वाले प्रयास। पुरुषार्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य। पुरुषार्थ संस्कृत शब्द है। पुरुषार्थ के प्रकार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बाद आपको लिखना है कि इन चारों को पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इन चारों पुरुषार्थों में विकास होता है, जैसे धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और फिर धर्म से मोक्ष की प्राप्ति। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लिखोगे कि राष्ट्र का मतलब है एक भौगोलिक सीमाओं में रहने वाला एक ऐसा जनसमूह जो एकता के सूत्र में बंधा हो। राष्ट्र के सदस्यों में एकता की भावना होती है और वे एक ही देश, राज्य या शासन में रहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि राष्ट्र के सदस्यों के बीच साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति, जातीयता और भूगोल जैसी विशेषताएं होती हैं। तो राष्ट्र हम किसे कहेंगे, इस तरह से लिखना कि राष्ट्र का मतलब है एक भौगोलिक सीमाओं में रहने वाला एक ऐसा जनसमूह जो एकता के सूत्र में बंधा हो। ठीक है, और उसके बाद इसके आगे का जो आंसर यहाँ पर दिया गया है इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। अतलग उत्तरीय प्रश्न में थर्ड क्वेश्चन है कि वस्तुीकरण या परिकरण को समझाइए। तो चलिए गाइस, इसका भी आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप लिखोगे कि परिकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी बेची नहीं जा सकती हो। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे किंतु बाद में इसके योग्य हो, लेकिन इसे हम आज सामान्य वस्तु की तरह बोतलों में खरीद रहे हैं, अर्थात वस्तुओं को हम खरीद और बेच सकते हैं। क्या लिखोगे कि परिकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी बेची ना जा सकती हो।
ठीक है, पूर्व में खरीदी बेची ना जा सकती हो किंतु बाद में इसके योग्य हो, यानी पहले वो खरीदी बेची नहीं जा सकती किंतु बाद में इसके योग्य हो, लेकिन इसे हम आज सामान्य वस्तु की तरह बोतलों में खरीद रहे हैं। और इसके आगे आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। तो प्रजनन दर क्या है, चलिए देखते हैं। आप लिखोगे कि प्रजनन दर का मतलब है किसी निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा एक साल में जन्मे बच्चों की औसत संख्या। यह दर उस आयु वर्ग की महिलाओं की आयु आबादी के अनुपात में होती है। आमतौर पर 15 से 49 साल की उम्र को प्रजनन आयु माना जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आज किया जाता है। तो प्रजनन दर क्या है, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। ठीक है, 15 से 49 साल की उम्र को प्रजनन आयु माना जाता है। चलिए, इसी तरह से यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 महत्व का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि जाति व्यवस्था में होने वाले बदलावों के 4 महत्व ये हैं। फर्स्ट है कि जातिगत असमानताओं में कमी आना, सेकंड है कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, और नेक्स्ट है कि जातिगत भेदभाव में कमी आना। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि जातिगत दूरी कम होना। तो 4 महत्व यहाँ पर आपने देख लिए। इसके बाद क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 कारण का उल्लेख कीजिए। तो जाति व्यवस्था में बदलाव के कारण यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका है संस्कृतिकरण, सेकंड है पश्चिमीकरण, नेक्स्ट है आधुनिकीकरण, और नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण और शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा का विस्तार, सुधार आंदोलन, क्रांतिकारियों का नेतृत्व। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले गाइस आपको इस तरह से लिखना है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं ये हैं: नवाचार, औद्योगिकरण, तकनीकी प्रगति। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आधुनिकीकरण समाजशास्त्र में पारंपरिक समाज से औद्योगिक समाज में बदलाव को कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नई प्रक्रियाओं का लगातार समावेश होता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिकरण और नगरीकरण शामिल हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से समाज की राजनीतिक प्रणाली की क्षमता बढ़ती है। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे, एक बार दोबारा से देखिए ताकि कभी आप भूलें ना। देखिए, आधुनिकीकरण समाजशास्त्र में पारंपरिक समाज से औद्योगिक समाज में बदलाव को कहते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नई प्रक्रियाओं को लगातार समावेश होता रहता है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर 2 हैं, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। आप लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सुधार या समाज कल्याण होता है। अतः विषय वस्तु अधिकतर संबंधित तत्वों को एकत्रित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन विषय के बारे में अधिगहन ज्ञान प्राप्त कर नए तत्वों की खोज अथवा सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। इतना लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति सैद्धांतिक होती है। तो सामाजिक सर्वेक्षण हम किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका आंसर आपने देखा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सुधार या समाज कल्याण होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य, सुधार या समाज कल्याण।
अतः विषय वस्तु अधिकतर संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन विषय के बारे में अधिगहन ज्ञान प्राप्त कर नए तत्वों की खोज अथवा सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन अतलग उत्तरीय प्रश्न में है कि विनिमय से क्या आशय है। आप लिखोगे विनिमय का मतलब है किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना देना करना। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि विनिमय को दो तरह से बांटा जा सकता है, क्रय विनिमय और दूसरा होता है वस्तु विनिमय। क्रय विनिमय में आप लिखोगे कि जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो इसके बदले में जो भी मूल्य दिया जाता है उसे हम क्रय विनिमय कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे वस्तु विनिमय कि जब किसी एक वस्तु के बदले, ठीक है, जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना देना होता है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तो विनिमय से क्या आशय है, इसके टाइप्स क्या हैं, उनको यहाँ पर आपने देखा कि क्रय विनिमय, वस्तु विनिमय इसके प्रकार हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है। तो चलिएगा इसे यहाँ पर देख लेते हैं, अदृश्य हाथ क्या है, अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है। आप लिखोगे कि अदृश्य हाथ तो एक स्वायत्त शक्ति नहीं है, यह विशेष परिस्थितियों में काम करने वाला स्वार्थ है। पूंजी का मालिक सार्वजनिक हित में कार्य करता है। यदि उसके निजी हित में कार्य करना लाभदायक है और सार्वजनिक लाभ प्रदान करता है, वह सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करता है यदि उसके अपने हित में कार्य करना लाभहीन होगा। इस तरह से इसका आंसर आप लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। तो पहले आपको लिखना है कि प्रतिष्ठा के कई प्रतीक हैं, जैसे कि सामाजिक स्तर, खरीदे जाने वाले सामान, खेल में जीत, सोना, गुलाबी फूल, प्रतिष्ठा का प्रतीक। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि प्रतिष्ठा सामाजिक स्थिरीकरण का एक जरिया है। प्रतिष्ठा किसी समूह में किसी व्यक्ति को खास जगह और अहमियत देने की स्थिति को दिखाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि प्रतिष्ठा सफलता, उपलब्धि, पद या अन्य अनुकूल विशेषताओं से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। तो इसका आंसर आई होप आपको याद हो गया होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार पद्धति के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। आप लिखोगे कि साक्षात्कार को सभी प्रकार के अनुसंधानों में मुख्य अथवा पूरक प्रविधि के रूप में अपनाया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि यह इसके महत्व का द्योतक है, परंतु सामग्री अथवा आंकड़े संकलन करने की अन्य पद्धतियों की भांति साक्षात्कार के कुछ दोष भी हैं। और इसमें आप लिखोगी कि इसके विभिन्न गुण दोषों के आधार पर ही इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि साक्षात्कार का महत्व या गुण। साक्षात्कार के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी, और इसमें आप लिखोगे कि इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। इसमें व्यक्ति के मनोभावों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। और आप लिखोगे कि साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से
समस्या से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त नहीं करता, अपितु वह साक्षात्कारदाता यानी उत्तरदाता या सूचनादाता के मन के भावों को भी पहचानने का प्रयास करता है और साथ ही उसके व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है कि अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि समाज में व्यक्ति की भावनाओं तथा उसके संवेगों एवं मनोवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये भावनाएं एक संवेग अमूर्त होते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार प्रविधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रविधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रविधि में साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग ये डालनी है कि मर्मभेदी अध्ययन। और मर्मभेदी अध्ययन हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर इसमें आपको लिखना है कि समस्या से संबंधित अनेक पहलू अथवा घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो मर्मभेदी होने के कारण नहीं देखी जा सकती। और इसके बाद आप लिखोगे कि सामान्यतः सूचनादाता के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक बातों की जानकारी अवलोकन इत्यादि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। और आप लिखोगे अपितु ऐसे गोपनीय विषयों के बारे में सूचना प्राप्त करने की एकमात्र पद्धति साक्षात्कार ही है। तो साक्षात्कार पद्धति के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा। अगला क्वेश्चन है कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, चर्चा कीजिए। आप लिखोगे राजनीतिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट उत्साह के बाद रुचि समूह आयोजित किए जाते हैं। इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र में रुचि समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए आप लिखोगे कि सार्वजनिक राय का गठन। इसमें आपको लिखना है कि विभिन्न प्रकार के उद्देश्यपूर्ण प्रचार और पत्राचार का उपयोग करते हुए वे सामान्य निष्कर्ष बनाते हैं। खुले दृष्टिकोण को देखने की उदारता और अपनी खुद की दयालुता में आधिकारिक प्रणाली में बदलाव के लिए वे टीवी, रेडियो, ईमेल और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। इसमें थोड़ा कुछ और भी आपको लिखना है। तो ए में आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम में लिखना है वी। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि प्राकृतिक आपदा के समय कार्य करने वाले ये अंतरंग समूह हिमालय जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता देते हैं। और इसके बाद आपको लिखना है कि ऐसे सामाजिक अभ्यास करने से उन्हें खुला विचार और पक्ष मिलता है और वे सरकार को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था कि हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं, चर्चा कीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम सही ढंग से क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगी। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे। कृषक एवं नव किसान आंदोलनों के मध्य अंतर बताइए। आप लिखोगे किसानों का आंदोलन 1884 से 1914 के बीच हुआ। 1970 में किसान आंदोलन हुआ। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे
किसानों का आंदोलन, और इसमें आपको लिखना है आंदोलन को स्थगित, स्थानीयकृत और विशेष रूप से शिकायतों तक सीमित रखा गया है, जो 1914 की अवधि तक है। मनी लॉट के खिलाफ इंडिगो प्लांटेशन और 1857 के दक्कन के दंगों के बीच लोकप्रिय किसान द्वारा 1859 से 62 का बंगाल विद्रोह में इस अवधि में आंदोलन मुख्य रूप से औपनिवेशिक सरकार और महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व के खिलाफ था, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। इसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे नए किसान आंदोलन, और इसमें आपको लिखना है ये आंदोलन स्वतंत्रता के बाद और मुख्य रूप से मूल्य संबंधी मुद्दों के खिलाफ शुरू हुआ था, और स्वतंत्रता के लिए नहीं, मुख्य रूप से भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन और कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य के लिए आयोजित नए किसान आंदोलन नेताओं द्वारा स्वतंत्रता और निष्कर्ष के लिए नहीं, बल्कि उनकी फसलों के अधिकतम मूल्य के लिए थे। ठीक है, तो कृषक एवं नव किसान या फिर नए किसान आंदोलनों के मध्य क्या अंतर है, आपने देखा। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित से आप क्या समझते हैं। आप लिखोगे दलित शब्द का मतलब है पीड़ित या फिर शोषित, दबाया हुआ और जिनका हक छीना गया हो। दलितों को भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में आमतौर पर अछूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि दलित शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें सदियों से जाति व्यवस्था के तहत उत्पीड़ित किया गया है। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि दलित से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम सही ढंग से आपके माइंड में बैठ गया होगा कि दलित शब्द का मतलब क्या है। दलित शब्द का एक अर्थ क्या है? पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ या फिर जिनका हक छीना गया हो। इसके बाद आप लिखोगे कि दलितों को उनके वंश के आधार पर शक्ति से रैंक किया जाता है। दलितों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है। दलितों को आर्थिक शोषण और सीमित नौकरी के अवसरों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि दलितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने में मुश्किल होती है। तो दलित शब्द का क्या अर्थ है, दलित क्या है, दलित से आप क्या समझते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। आप लिखोगे मातृवंशीय परिवार में वंश और रिश्तेदारी की जानकारी महिलाओं के जरिए पता की जाती है। मातृवंशीय परिवार में बच्चे अपनी माँ के रिश्तेदारों का हिस्सा होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिखोगे कि वही पितृवंशीय परिवार में बच्चे अपने पिता के रिश्तेदारों का हिस्सा होते हैं। तो मातृवंशीय परिवार पूछा गया है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मातृवंशीय शब्द का मतलब क्या है उसको समझिए। आप लिखोगे कि मातृवंशीय शब्द का मतलब है माँ की वंशावली। मातृवंशिता नृविज्ञान में एक अहम अवधारणा है। मातृवंशीयता के आधार पर ही यह तय होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। मातृवंशीय रिश्तेदारी के उदाहरण लगभग हर महाद्वीप पर पाए जा सकते हैं। इंडोनेशिया ने मिलांकवाउ सबसे बड़े मातृसत्तात्मक समाज हैं। भारत के खासी में 10 लाख लोग मातृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पनामा और कोलंबिया के गुना
लोगों की पारंपरिक संस्कृति में परिवार मातृवंशीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन। और फर्स्ट हेडिंग आप इसमें डालोगे सामाजिक बदलाव। इसमें यहाँ पर आपको लिखना है कि शिक्षा के ज़रिए लोगों को समानता के महत्व को समझाना, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ लोगों में उत्कृष्टता के संकल्प को बढ़ावा देना, विविधता को अपनाना और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना, सम्मान स्थापित करना सीखना और अलग अलग लोगों के बीच संबंध बनाना। इसके बाद आप लिखोगे कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए और उपाय सभी लोगों को समानता और इंसानी अधिकारों का सम्मान देना, जाति के आधार पर जात के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना, आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना, जातिगत पहचान और नेटवर्क के फायदे के चक्कर में ना पड़ना। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना, जाति की वास्तविकताओं के मुताबिक नीतिगत बदलाव लाना। तो ये आपके हो गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न।